नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 6 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 6 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करना होगा और इसको दोस्तों आप मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग एमपी करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको इस टाइप से 12 पीडीएफ मिलेंगी जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की। और दोस्तों अगर आप जनवरी 2022 की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो जिसने 199 पेड किए थे दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेगा। ठीक है, वो मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी इसकी कीमत दोस्तों 20 रुपीज़ रखी है। दोस्तों अब हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई हमने, और इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 46वीं वर्षगांठ मनाई। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर मध्य प्रदेश के किस जिले में बन रहा है दोस्तों? तो ये कटनी में बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कटनी में। और दोस्तों कटनी किस संभाग में आता है? तो ये जबलपुर संभाग में आता है। ठीक है, ये रेलवे फ्लाईओवर कितने किलोमीटर का होगा दोस्तों? 35 किलोमीटर का होगा। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2022 से यानी इसी वर्ष से दोस्तों कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री, ये तीनों पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वर्ष 2022 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और दोस्तों ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाएंगे? तो कला के क्षेत्र में दिए जाएंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाएंगे, संस्कृति के क्षेत्र में दिए जाएंगे और विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का सबसे बड़ा मास्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। किसने बनाया दोस्तों? तो ये नीरज वानखेड़े ने बनाया है। और ये देखिए मास्क के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सबसे बड़ा मास्क बनाया गया है। और दोस्तों नीरज वानखेड़े जी इस मास्क के जरिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं गाँव गाँव जाके। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का पहला स्लालम कोर्स हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बना था, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में बना था। ठीक है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में बना था। कब बना था? 2016 में बना था। और किस नदी पर बना था दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया था। इसका पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहां बनाया जाएगा? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। और दोस्तों ये आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी में घोषणा की थी कि हमारे मध्य प्रदेश में हर माह रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस बार दोस्तों फरवरी में किस दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 25 फरवरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जनवरी में कब मनाया गया था दोस्तों? तो 12 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, और फरवरी में कब मनाया जाएगा? 25 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं और आगामी 25 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ऐसा ही दिवस मार्च में भी मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में देश 90वें स्थान पर है और इस क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उद्यम क्रांति योजना भी नए स्वरूप में शीघ्र ही लागू हो रही है और निजी बैंक भी शासकीय योजनाओं में सार्थक योगदान दे रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के कार्य में भी प्रगति की संभावनाएं हैं और अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के ऋण प्रकरण के निराकरण के साथ ही इन वर्गों के लिए जागरूकता अभियान भी संचालित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में हमारे मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो ये भी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1 जून 2020 से हुई थी। ठीक है, और ये केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। ये योजना किस मंत्रालय के अधीन है? योजना आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय करने हेतु 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो इसके तहत रेहड़ी पटरी ठेला आदि लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। कि दोस्तों इसमें क्या कर दिया गया है, जिसने लोन वापस कर दिया है ना, अब उनको 20,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत उन लोगों को मदद मिलती है जो कोरोना काल में प्रभावित हुए हैं या अपना रोजगार खो चुके हैं। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 117% उपलब्धि प्राप्त हुई है और राष्ट्रीय बैंकों द्वारा 94% से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं।
प्रदेश के 27,360 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि स्वीकृत कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में दी गई है। मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा योजना के लक्ष्य 4,05,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के मुकाबले मध्य प्रदेश में 4,75,000 प्रकरण मंजूर किए गए हैं। इनमें से 4,38,000 हितग्राही राशि प्राप्त कर लाभान्वित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मीराई प्रोजेक्ट का वर्चुअल शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया है? तो दोस्तों ये किया है नीमच में। तो इसका आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीमच। और दोस्तों ये है हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग है ओम प्रकाश सकलेचा जी के पास। तो इनके द्वारा दोस्तों अभी नीमच डिस्ट्रिक्ट में मीराई प्रोजेक्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। तो देखिए नीमच जिले के जावद विकासखंड के 20 हायर सेकेंडरी शालाओं के 60 विद्यार्थियों का चयन प्रोजेक्ट मीराई में जापानी भाषा सीखने के लिए हुआ है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने प्रोजेक्ट मीराई का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट मीराई में जावद विकासखंड के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिनका कौशल परीक्षण इन्फोसिस द्वारा ऑनलाइन किया गया। परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर 60 विद्यार्थियों को चयन किया गया है, जिन्हें 7 फरवरी से जावद विकासखंड के 2 क्लस्टर में प्रतिदिन 2 घंटे का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण देकर जापानी भाषा का कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स के बाद विद्यार्थियों को स्नातक के लिए जापान जाने का अवसर प्राप्त होगा, जहां यह विद्यार्थी स्नातक करने के साथ रोजगार भी प्राप्त करेंगे। और प्रोजेक्ट मीराई कार्यक्रम इन्फोसिस स्क्रीम बोर्ड एवं निर्माण संगठन के सहयोग से जावद क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। तो हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि अभी वहां पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि ये योजना सही होती है तो इसको हमारे पूरे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अभी पहली बार कहां पर इसको लागू किया गया है? नीमच डिस्ट्रिक्ट में इसको करके देख रहे हैं ये योजना को। अगर ये सक्सेसफुल हुई तो ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी। फिर तो इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड की सुश्री मनीषा सब्यू ने कहा है कि इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत कम विद्यार्थियों के साथ की गई है। इसकी सफलता के बाद प्रोजेक्ट व्यापक पैमाने पर लागू किया जाएगा। बात करें यहाँ पर इन्फोसिस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1981 को हुई थी। और इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? NR नारायण मूर्ति है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? नंदन नीलेका नहीं है। और इसके भी MD और CEO कौन है? सालिल पारेख है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? तो ये बेंगलोर, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, तो वहां पर है। ठीक है, IT सिटी भी बोलते हैं बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर राम गोपाल सोनी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर राम गोपाल सोनी जी के द्वारा लिखित राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन किया है। और पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम गोपाल सोनी तथा प्रकाशक उज्जैन के श्री पुष्कर बाहिती उपस्थित थे। और डॉक्टर सोनी भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी है। और इस पुस्तक से जहां एक और राम वन गमन के वास्तविक पथ का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं प्रमुख संतों के आश्रम और उनके महत्व को लोग जान सकेंगे। कालांतर में इन क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में भी यह पुस्तक काफी सहायक होगी। और देखिए दोस्तों, इस पुस्तक में कुल 11 अध्याय में विभाजित 316 पृष्ठ की पुस्तक में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के वन गमन, अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से अमरकंटक, अमरकंटक से दंडकारिणी, चवटी से किष्किंधा, प्रवर्षण पर्वत से लंका की ओर प्रस्थान, सेतुबंध तथा लंका से पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन का विस्तृत उल्लेख है। और पुस्तक के विभिन्न आश्रमों का वर्णन भी किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में राम वन गमन स्थल देखें तो चित्रकूट का स्थल काफी विस्तृत था। भगवान राम आज के मध्य प्रदेश के चित्रकूट के कई हिस्से में भी रुके थे। सतना की बात करें तो सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था। रामवन नामक स्थान पर श्री राम रुके थे। और यही अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र प्रदान किए थे। और शहडोल अमरकंटक की बात करें दोस्तों, वैसे अमरकंटक अभी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो जबलपुर शहडोल होते हुए राम अमरकंटक गए। तो आप दोस्तों मैप में भी देख सकते हो, चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश में चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक की राम वन गमन पथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय, ठीक है, तो आदिवर्त संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश में ये खजुराहो में है। और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नर्मदा नदी के उद्गम से लेकर इसकी 1312 किलोमीटर की यात्रा को दर्शाता एक आर्ट वर्क किसके द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये बनाया जा रहा है दुर्गाबाई व्याम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दुर्गाबाई व्याम।
और दोस्तों आपने अभी सुना भी होगा कि 2022 का जो पद्मश्री अवार्ड है हमारे मध्य प्रदेश से 5 लोगों को दिया जा रहा है। उसमें से एक दोस्तों दुर्गाबाई व्याम भी है। ठीक है, दुर्गाबाई व्याम का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? चित्रकारिता से है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से आती है दोस्तों? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर एनपी मिश्रा को भी मिला था दोस्तों पद्मश्री अवार्ड 2022 हमारे मध्य प्रदेश के। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो अर्जुन सिंह ध्रुवे को भी मिला था इस बार पद्मश्री 2022 हमारे मध्य प्रदेश के, और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। और दुर्गाबाई व्याम को दिया गया है, ठीक है, इनको चित्रकारिता के लिए दिया गया है। इनका संबंध भी मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। और राम साहेब पांडे को दोस्तों कला के क्षेत्र में दिया गया है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो सागर डिस्ट्रिक्ट से है। और छतरपुर के अवध किशोर जड़िया को मिला है दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की 5 हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और 2021 पद्मश्री 2021 किस से मिला था? कपिल तिवारी को मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। और भूरीबाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। कपिल तिवारी का संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के खजुराहो में बनाए जा रहे आदिवर्त संग्रहालय में नर्मदा नदी के उद्गम से लेकर इसकी 1312 किलोमीटर की यात्रा को दर्शाता एक आर्ट वर्क भी देखने को मिलेगा, जिसे मंडला की पद्मश्री कलाकार दुर्गाबाई व्याम बना रही है। 125 फीट लंबे प्लाईवुड वोंड आर्ट में नर्मदा किनारे बसने वाली जनजातियों, तीर्थ स्थल, संस्कृतियों, परंपराओं, मेलों और उत्सवों के दृश्य चित्रित किए जा रहे हैं। और इस आर्ट वर्क को तैयार होने में करीब 5 माह लगेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर हम दुर्गाबाई व्याम जी की बात करें तो मंडला जिले के बुरबासपुर में पैदा हुई दुर्गाबाई की चित्रकारी काफी फेमस है, जो भोपाल में जनजातीय कला की गोंड शैली में काम करती है। और भूरीबाई किस शैली में काम करती थी दोस्तों? भील शैली में। ठीक है दोस्तों, अभी तक इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो देखिए 2004 में इनको हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुरस्कार मिला था। 6-7 में इनको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स स्कॉलरशिप मिली थी। रानी दुर्गावती अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अ ट्रेडिशनल पेंटिंग के लिए मिला था। और कथा चित्रकला रनर्स अप अवार्ड फॉर हर चिल्ड्रन बुक मैं एंड हर फ्रेंड्स। और 2022 का इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर नर्मदा नदी की, तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो ये है 1077 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है दोस्तों, और इसका मुहाना गुजरात में खंभात की खाड़ी में है। इसकी कुछ सहायक नदियां कौन कौन सी है? हिरन, तंबोली, बनास, चंद्रकेसर, कानन, वंदना और तवा। और दोस्तों नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसको हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल भी कहां पर है दोस्तों? तो ये अमरकंटक, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। प्रख्यात ब्लॉग भूगोलविद टालमी ने नर्मदा नदी को नामादोष कहा है। और नर्मदा शिप्रा संगम उज्जैनी इंदौर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और हमारे देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। तीसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है। चौथी सबसे बड़ी नदी यमुना है। और 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। अच्छा दोस्तों देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली हमारे मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदियां हैं? तो वो है, एक तो ताप्ती बहती है, एक नर्मदा बहती है, और एक माही नदी बहती है। ठीक है, अच्छा रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महालनोबिस मॉडल। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजना की, तो अभी तक हमारे देश में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी है दोस्तों? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो इसका प्रारंभ कब से हुआ था? 1951 से हुआ था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से 1956 के बीच चली थी। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चली थी। इसके स्थान पर दोस्तों अब नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 7 वर्ष का होता है। और पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो 5 वर्ष का था। और दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1956 से 1961 के बीच चली थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। समाजवाद धारणा की स्थापना करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। और इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 4.5 था, लेकिन इसकी कमी हुई और विकास दर 4.1 रही। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2000, 1999, 2004 या 2002? दोस्तों ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।